भाग्य। लेखक जैनेन्द्र। श्री जैनेन्द्र जी द्वारा लिखित कहानी अपना अपना भाग्य में लेखक ने अत्यंत मार्मिक ढंग से एक गरीब बच्चे का चित्रण किया है। अपनी कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया कि समाज में आर्थिक रूप से असमानता व्याप्त है। स्पष्ट रूप से समाज में दो वर्ग है, एक धनी और दूसरा निर्धन। धनी वर्ग निर्धन वर्ग की अनदेखी कर देते हैं, उनकी सहायता के लिए कभी आगे नहीं आते। उनके प्रति उनकी संवेदनाएं या तो बहुत कम होती है या लगभग समाप्त ही हो चुकी होती है। और ऐसी स्थिति में जब एक गरीब आदमी परिस्थितियों से लड़ता हुआ मर जाता है तो उसे अपना अपना भाग कहकर उससे अपना मुंह मोड़ लेते हैं। इस प्रकार धनी और निर्धन वर्ग के बीच एक गहरी खाई है जिसे धनी वर्ग कभी भी समाप्त करना नहीं चाहता। वे केवल बड़ी बड़ी बात करते हैं और कभी भी उपेक्षित वर्ग की सहायता करना ही नहीं चाहते। गरीब के भाग्य को दोषी ठहराकर अपने सामाजिक उत्तरदायित्व से अपना मुंह मोड़ लेते हैं और उसे अपना अपना भाग्य कहकर उसके भाग्य के सहारे छोड़कर अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर लेते हैं। बच्चों, कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। बच्चों, लेखक और उनके मित्र उत्तर प्रदेश में स्थित एक पर्वतीय स्थान नैनीताल घूमने गए हैं। एक दिन शाम को लेखक और उनके मित्र सैर के लिए जाते हैं। बहुत कुछ निरुद्देश्य अर्थात बिना किसी उद्देश्य या प्रयोजन के घूमने के बाद लेखक और उनके मित्र सड़क के किनारे पड़ी एक बेंच पर बैठ जाते हैं। शाम का समय है। ऐसा लग रहा है जैसे नैनीताल में संध्या धीरे धीरे उतर रही हो। पर्वतीय स्थान होने के कारण सूर्य की किरणें धीरे धीरे अस्त होने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रुई के रेशे से भाप के बादल हमारे सिरों को छू छूकर बेरोक घूम रहे थे। अर्थात रुई और भाप के समान हल्के बादल बिना किसी रोक टोक के हवा में यहाँ वहां घूम रहे थे और इतने नीचे आ गए थे कि लेखक और उनके मित्र के सिर को भी स्पर्श कर रहे थे। कभी हल्के प्रकाश में वे नीले रंग के दिखाई देते और कभी थोड़ा अधिक प्रकाश आ जाने पर सफेद या कभी अरुण अर्थात लाल रंग के दिखाई देने लगते थे। ऐसा लगता था जैसे बादल हमारे साथ खेलना चाह रहे हो। ऐसा इसलिए हो रहा था जब सूर्य बादलों से ढक जाता था तो अंधेरे में बादल नीले दिखाई देते थे और जैसे ही सूर्य बादलों की ओर से बाहर आ जाता वह सफेद दिखाई देने लगते थे। 5, 10, 15 मिनट हो गए लेखक और उनके मित्र को बेंच पर बैठे हुए। 15 मिनट हो जाने के बाद लेखक के मित्र को वहां से जाने की इच्छा न हो रही थी और लेखक इस प्रकार वहां बैठे बैठे बोर हो रहे थे। उन्होंने झुंझलाकर अपने मित्र से कहा, अब चलिए भी। परंतु मित्र ने वहां से जाने की जगह उनसे कहा, अरे जरा बैठो। हाथ पकड़कर जब मित्र ने जबरदस्ती लेखक को वहां बैठा लिया तो उनके सामने वहां बैठने के अतिरिक्त और कोई रास्ता न था। उन्हें लग रहा था कि मित्र की सनक से छुटकारा पाना आसान नहीं है और उनका जरा बैठना भी जरा अर्थात थोड़ी देर का न था। लेखक चुपचाप बैठे बैठे परेशान हो रहे थे। तभी अचानक उनके मित्र बोले, देखो वह क्या है। लेखक ने देखा कि कोहरे की सफेदी में थोड़ी ही दूर पर एक काली सी मूर्ति उनकी ओर चली आ रही थी। लेखक ने लापरवाही से उत्तर दिया, होगा कोई, जैसे लेखक को उसमें कोई रुचि न हो। और पास आने पर जब थोड़ा स्पष्ट दिखाई दिया तो उन्होंने देखा कि एक लड़का जिसके सिर में बड़े बड़े बाल है उसे खुजलाता हुआ नंगे पैर नंगे सिर एक मैली सी कमीज लटकाए उनकी ओर चला आ रहा है। ठंड के कारण उसकी स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी। उसके पैर न जाने कहां पड़ रहे थे, वह न जाने कहां जा रहा था और कहां
जाना चाहता था यह भी समझ नहीं आ रहा था। न दायां था न बायां था। और पास आने पर चुंगी की लालटेन, बच्चों चुंगी कहते हैं कर या टैक्स वसूल करने के लिए बनाई गई चौकी। चुंगी की लालटेन में प्रकाश के छोटे से वृत्त में देखा। बच्चों प्रकाश वृत्त का अर्थ है लालटेन के जलने से उस अंधकार में प्रकाश का जो एक गोल घेरा बन रहा था। कोई 10-12 बरस का लड़का होगा। बच्चा गोरे रंग का है, पर अत्यधिक मैल होने के कारण उसका रंग जैसे काला पड़ गया है। आंखें बड़ी बड़ी हैं, परंतु सूनी हैं, अर्थात उसमें प्रसन्नता नहीं है। और इस छोटी सी उम्र में ही ऐसा लगता था जैसे उसके माथे पर झुर्रियां आ गई हैं। बच्चों झुर्रियों का अर्थ रिंकल है, जो वृद्ध होने पर शरीर के त्वचा या स्किन पर आ जाती है। वह बच्चा हमें और मित्र को नहीं देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ भी न देख रहा हो। न उसे यह धरती दिखाई देती थी, न ऊपर फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न यह दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। बच्चों यहाँ निकट वर्तमान से आशय है बच्चा इतनी ठंड में बिना गर्म कपड़ों के नंगे पैर नंगे सिर ऐसी कठिन परिस्थिति में इस कठोर ठंड का सामना कर रहा था। मेरे मित्र से रहा नहीं गया। उन्होंने उसे आवाज दी, ए। बच्चे ने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी, अर्थात अपनी आंखें बड़ी बड़ी खोलकर देखने का प्रयास करने लगा। मित्र ने पूछा, दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? अर्थात इतनी ठंड में जब सब अपने अपने घर गर्म बिस्तर पर सोए हैं, तू ऐसे बाहर क्यों घूम रहा है? बालक मूक अर्थात शांत है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे उसका चेहरा सब कुछ बोल रहा हो। लेखक के मित्र ने फिर पूछा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों में? बालक फिर आंखों से बोलकर मूक खड़ा रहा, मानो उसकी आंखें बोलती थी। यह भी कैसा प्रश्न है, जैसे वह कह रहा हो, मेरी स्थिति देखते हुए भी मुझसे इतने सारे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। लेखक के मित्र ने फिर पूछा, माँ बाप है? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा, दोनों साथ यहाँ आए। अब वह नहीं है। कहाँ गया? मर गया। बस जरा सी उम्र में इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ। पूछा, मर गया? हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा हमारे साथ चल,